आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। हम सबके जीवन में सतर्कता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कई परेशानियों में घिर जाएंगे। कोरोना महामारी ने हम सबको सतर्कता की अहमियत बखूबी समझाई है। अब देखिए ना, जब ऐसा लगने लगा था कि भारत से ये महामारी चली जा रही है, मामले बहुत कम होते जा रहे हैं, वैसे उसी समय दोबारा इस महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश भर के मामले जो 2000 के आसपास 3-4 दिन पहले आ रहे थे, अब वो मामले 7000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। मामलों में 5000 का उछाल देखने को मिला है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र में भी मामले फिर से एक बार नए कीर्तिमान बनाने लगे हैं। अब यहां पर सतर्कता एक बार फिर बढ़ जाती है। बहुत से लोगों को लगा कि महामारी चली गई है, मास्क लगाने की अब क्या आवश्यकता है, सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो हमने 2 से ढाई वर्षों में साबुन पानी से हाथ धोने की आदत अपनी बनाई थी, सैनिटाइजर से हाथ को साफ करने की आदत बनाई थी, वो आदत कहीं न कहीं खत्म हो गई है पिछले 4 से 6 महीनों में। जनवरी में ओमिक्रॉन की जो लहर आई देश भर में, उसके बाद जो मामले घटने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि अब महामारी चली गई है और हमने अपनी आदतों को बदल लिया। आईआईटी कानपुर ने कहा था कि जून में देश में चौथी लहर आ सकती है। शायद ये देश उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप मिश्र। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर संदीप मिश्र हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो कोरोना के साथ साथ अगर हृदय संबंधी भी आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 23421764। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना मत भूलिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के शुरू में यही चर्चा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। एक हफ्ते पहले जो आंकड़ा 2000, 2200, 2500 पर था, वो आज 7000 के ऊपर जा चुका है। क्या इस देश में कोरोना की एक नई लहर की आहट है? ये देखिए, जो अभी कोरोना की स्थिति है, वो जैसी पहली वेव आई थी उनमें ज्यादातर काफी लोगों को इन्फेक्शन हो गया। मीनवाइल हमने भी वैक्सीनेशन करा तो ज्यादातर लोगों को कवर कर दिया है। तो अब जो लोग अनप्रोटेक्टेड लोग हैं वो थोड़े बचे हैं अभी भी, और ये जो वेव्स आ रही हैं ये उन अनप्रोटेक्टेड लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है, वैक्स और वेन कर रहा है ये। तो थोड़े टाइम जब हम ज्यादा प्रिकॉशन रखते हैं और वैक्सीनेशन वगैरह से ज्यादा प्रभाव उसका असर बना रहता है तो डिप हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद जब वैक्सीनेशन का जब असर थोड़ा कम हो जाता है और बाकी लोग जो अपना प्रोटेक्शन छोड़ देते हैं तो फिर थोड़े सा केसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसी पहली वेव या दूसरी वेव आई थी उस तरह का तो वेव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब, आप शुरू से ही कोरोना मरीजों का इलाज भी करते रहे हैं और इस पर काफी पैनी नजर बनाए रखते हैं। जो इस समय मामले बढ़ रहे हैं उसमें सिवियरिटी रेट क्या आप देख रहे हैं? अब की बार जैसे थोड़ी सी सिवियरिटी ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी जैसी ओमिक्रॉन की जब वेव आई थी तब उतनी ज्यादा सिवियरिटी नहीं थी, लेकिन अब हल्का सा लग रहा है कि थोड़ी सी उससे ज्यादा है। लेकिन फिर भी जैसी डेल्टा वेव में जैसी सिवियरिटी आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उतनी सिवियरिटी तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उससे तो कम सिवियरिटी ही है। तो जो मामले सामने इस समय आ रहे हैं उसमें अस्पताल में भर्ती होने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, कम है, और किस तरह के लक्षण इस बार देखने को मिल रहे हैं? नहीं, प्रतिशत तो कम ही है, इतना ज्यादा अभी तो नहीं है। और लक्षण भी जनरली जैसे कोरोना के हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़े डिफरेंट भी लक्षण आ रहे हैं। जैसे कुछ 1-2 पेशेंट हमने देखे, उनमें किसी में नाक से खून भी निकला,
और फिर पता चला कि कोरोना की प्रॉब्लम निकली। तो इसलिए थोड़ा सा एटिपिकल लक्षण भी आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज थोड़े ज्यादा दिन चले तो एक बार जांच जरूर करा लें। उत्तर प्रदेश के जी सर बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्पेशली जैसे जुकाम से रिलेटेड या फीवर से रिलेटेड कोई चीज थोड़ी ज्यादा चले उसके साथ में, तो फिर एक बार जांच करा लेना सही रहेगा। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवराम। शिवराम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवराम जी से हमारा संपर्क तकनीकी कारणों से कट गया है। तो जैसा कि डॉक्टर संदीप आप बता रहे हैं कि कई अलग अलग तरह के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में ये जानकारी मिल रही है कि जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं वो उसके भी मामले इस देश में मिल रहे हैं। क्या ये खतरे की घंटी है? हाँ, देखिए ओमिक्रॉन जो है वो थोड़ा सा माइल्ड वायरस था, तो वो जब हुआ तो लोगों को इन्फेक्ट तो करा, लेकिन उतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जो अभी वेरिएंट आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट आ रहे हैं। तो अब जो कोई वेरिएंट आता है तो दो तीन चीज हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उसकी थोड़ी सिवियरिटी ज्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसकी इन्फेक्शन की रेट जो है वो पहले से ज्यादा हो, मतलब ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर ले। और तीसरी चीज ये होती है कि जो वैक्सीन का जो इनसे जो बेनिफिट है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है नए वेरिएंट के साथ में। तो इसलिए जो ओमिक्रॉन है, तो अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन खुद कोई थोड़ा माइल्ड ही वेरिएंट था, तो अगर ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जैसा कि पाया जा रहा है तो फिर शायद अगर होगा भी तो थोड़ा सा ज्यादा वो होगा, माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत सीरियस टाइप की बीमारी तो नहीं करेगा क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। अब इन्फेक्शन का रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो वो तो बाकी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संगम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि यदि कोई पेशेंट यदि वो ब्लड प्रेशर से उसका मतलब ब्लड प्रेशर हो, हमेशा से वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसको क्या हम तीसरी डोज जो वैक्सीन का दे सकते हैं? तो 2 डोज तो मैंने दे दिया, तीसरी डोज क्या दे सकते हैं क्या? और ये जो दूसरा सवाल है मेरा, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ये 28 दिन और 84 दिन का ये क्यों अंतर है? इसमें क्या अंतर है डॉक्टर? जी डॉक्टर साहब। मेरे को पहला सवाल तो समझ आ गया, जी, मैं जवाब दे देता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जी, और अगर रिक्वायरमेंट है जैसे एज या और तरह की रिक्वायरमेंट है, तो जो बूस्टर डोज कोरोना वायरस का दिया जा सकता है और जरूरत है, तो इसलिए अगर वो बूस्टर डोज का टाइम आ चुका है तो फिर वो लेना चाहिए। दूसरा सवाल मुझे ठीक से समझ जी नहीं आया। दूसरा सवाल ये जानना चाहते हैं कि कोवैक्सीन में 28 दिन और कोविशील्ड में 84 दिन का अंतर क्यों है? नहीं, देखिए 2 अलग अलग प्रोसेस है, वो वैक्सीन बनाई गई है। जो कोवैक्सीन है वो डेड वायरस है, उसको पूरी तरह से मतलब उसे खत्म करके जो वायरस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेड वायरस के प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज किया जाता है एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए। जबकि कोविशील्ड जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस है, मतलब वायरस को इतना वीक कर दिया जाता है कि वो सीधे प्रॉब्लम नहीं करता बॉडी में, लेकिन वो इम्यूनिटी फिर भी डेवलप करा देता है। तो जो थोड़ा बहुत फर्क है उनके टाइमिंग में, उन चीजों से रिलेटेड है कि जो इम्यूनिटी इस पर्टिकुलर तरीके से जो प्रिपेयर करी गई है वैक्सीन, उसकी कितने दिन तक लास्ट करती है उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली दोनों का बीच का गैप तो करीब 1 महीने का ही है, पहली डोज और दूसरी डोज में। जी। हरियाणा के हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। समाचार वाचक आनंद जी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और डॉक्टर संदीप को भी नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था कि जिनको ज्यादा दोबारा जो टीका लगे हैं उनकी संख्या ज्यादा है कि दोबारा से कोरोना उनको ही हो रहा है, और डॉक्टर साहब जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ बताए गए, तो आजकल हृदय रोग जो हर किसी उम्र को भी होने लग गया, या इंसान जो एक बार में जो 4 बातें ज्यादा सोचने लग गया और ज्यादा भागदौड़ करने लग गया, इस वजह से ये हृदय रोग ज्यादा हो रहा है कि इस बारे में जानना था डॉक्टर साहब।
जी डॉक्टर साहब। देखिए, हृदय रोग से जो संबंधित आपका सवाल है उसका मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हृदय रोग है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब ये है कि जो ये आपका चल चलन है उससे रिलेटेड चीजों की वजह से ये बीमारी होती है, ना कि किसी तरह के इन्फेक्शन से। जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो एक इन्फेक्शन से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ले। मलेरिया एक कीटाणु से होती है। लेकिन जो हार्ट की बीमारी है वो किसी कीटाणु से नहीं होती, बल्कि जो आपका रहन सहन है और जो चल चलाव है उससे होती है। तो जो वो बीमारी है वो अगर चल चलाव खराब हो जाएगा तो फिर वो जल्दी डेवलप हो जाएगी। और ऐसा आपने देखा है कि जो जो चीजें हैं आजकल जो है, पहले एक फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहती थी और अब वो कम हो गई है। अब लोग अपने व्हीकल को यूज करते हैं, अपना स्कूटर पे बैठ के छोटी छोटी जगह पे स्कूटर पे या कार में बैठ के चले जाते हैं और वॉक करके नहीं जाते। और दूसरी चीज ये है कि उनकी जो डाइट है उसमें काफी गड़बड़ियां आ गई है कि ज्यादा तेल वगैरह का प्रयोग करते हैं, ज्यादा फ्राइड चीजें खाते हैं, घी वगैरह का भी ज्यादा उपयोग हो जाता है। तो जो वो डाइट खराब हो गई है और जो वो रहन सहन खराब हो गया है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और ऑफकोर्स जो आपने बताया कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है, इन सब तीनों चारों चीजों की वजह से। और साथ में ये भी देखा गया है कि मोटापा अब एक खुद एक बीमारी हो गया है और मोटापे से भी हार्ट की डिजीज होने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो है अब हार्ट की डिजीज यंगर एजेस में भी आने लगी है। हालांकि मैं आपको ये बात बताऊं कि जेनेटिकली जो इंडियन पॉपुलेशन है या जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है उसमें हार्ट की बीमारियां जो है 10 साल पहले होती है कंपेयर टू की जो अंग्रेज पॉपुलेशन या गोरी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में। तो पहले से ही हमारा रिस्क थोड़ा हाई है। और अब हमारा जो रहन सहन और चल चलाव जो खराब हो गया है, कि खराब डाइट हो गई है और खराब हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है और हमारा मोटापा बढ़ गया है और स्ट्रेस बढ़ गया है, इन सब वजहों से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं रिंकी तिवारी। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ डॉक्टर सर है, उन्हें भी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, क्योंकि सर हम लोगों के लिए जब वैक्सीन नहीं आता तो हम लोग कहते हैं कि युवा के लिए कब आएगा, फिर किशोर के लिए आए, लेकिन बट अभी बच्चों के लिए नहीं आया है। सर ऐसा क्यों है? क्या ट्रायल नहीं हो रहा है उनके लिए या फिर आने में देरी क्यों है सर? धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आने में देरी है वो इस वजह से है कि जो पहले वैक्सीन बनाई गई थी वो अडल्ट के लिए बनाई गई थी और अडल्ट पॉपुलेशन में ही उसकी जांच हुई थी। हम कोई भी जो दवाई बनाते हैं या कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसको पहले टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जानवरों में टेस्ट करते हैं, जब उधर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इंसानों में टेस्ट करते हैं। पहले कम नंबर में करते हैं, फिर बड़े इंसान ग्रुप में करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में करते हैं। और जब उनमें सेफ पाई जाती है तभी कोई नया ट्रीटमेंट या नई वैक्सीन पॉपुलेशन को दी जाती है। अब हुआ ये है कि जो वैक्सीन अवेलेबल थी उनका जो अडल्ट में जांच हो गया है, मतलब जो लोग बड़े लोग हैं उनमें तो जांच हो गया है, उसका रिजल्ट अच्छा निकल गया है, तो इसलिए उनमें वो वैक्सीन इजीली अवेलेबल है। लेकिन बच्चों में जो अभी जो स्टडीज हो रही थी उनका अभी भी पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आया है, तो इस वजह से जो है अभी थोड़ा सा डिले हो रहा था। लेकिन अब ज्यादातर रिजल्ट आ गए और अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों की वैक्सीन पर काम चल रहा है और भारत ने इस दिशा में कई प्रगति की है और सकारात्मक परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। जिस आयु वर्ग के लिए टीका उपलब्ध है उन सभी से निवेदन है कि अगर आपने अब तक कोविड टीके की डोज नहीं ली है तो जरूर लीजिए। अगर आपने ले ली है और प्रिकॉशन डोज का समय आ गया है तो आप जरूर जाकर लीजिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हमारे नियमित श्रोता जुड़ गए हैं महेश शर्मा। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार। और मैं आज जानना चाहता हूँ जी कि जो है कोरोना का उतराव चढ़ाव क्यों हो रहा है? क्या हमारी लापरवाही है इसमें या सुरक्षा कम है? बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर साहब। बेशक हमारी लापरवाही है। जब केसेस कम होते हैं तो लोगों को ये ऐसा फील होने लगता है कि बीमारी खत्म हो गई और सारे प्रिकॉशन छोड़ देते हैं।
जिसमें कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ की सफाई रखना है, सब भूल जाते हैं और फिर से अपने सोचते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही पुराने जैसे नॉर्मल आ गए। और फिर जब केसेस बढ़ते हैं तो फिर प्रिकॉशन वापस लेने लगते हैं। तो एक तो मेन वजह यही है। दूसरा जो वजह है वो ये बताता है कि जो सशक्त रहेगा, जो रिस्क पर है, अगर उनका बढ़ता है तो फिर बीमारी थोड़ी ज्यादा लगता है। जो नंबर सकता है जब या तो ऐसी पॉपुलेशन आ जाए जिसकी वैक्सीनेशन नहीं मिला है या जिनका वैक्सीनेशन का असर कम हो गया और उनको बूस्टर की जरूरत है लेकिन उन्होंने बूस्टर नहीं किया, तो इस वजह से जो है उनमें जो प्रोटेक्शन है वो कम हो गया है, लेकिन बूस्टर डोज अभी ले नहीं पाए हैं, तो उन लोगों को भी फिर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस वजह से जब ऐसे लोग बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ जाता है और जब प्रिकॉशन छूटते हैं तो नंबर बढ़ जाता है। जब वापस हम लोग प्रिकॉशन लेने लगते हैं तो नंबर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये इसमें उतार चढ़ाव आपको दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के कारणों से ही कोरोना के मामले कभी कभी बेतहाशा बढ़ने लगते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मामले बहुत स्थिर हो गए हैं, क्योंकि उस समय हमारी सावधानी बढ़ जाती है और फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी आ जाती है। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे 2 बातें पूछनी है और दोनों ही हार्ट के की है। डॉक्टर साहब ये हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? और दूसरा एक सवाल है, एक पेशेंट को बीपी था तो उसका अचानक ही हार्ट की नस गई, वो काफी दूसरे चेकअप के बाद ही मालूम पड़ा, पहले डॉक्टर समझ नहीं पाई इसका क्या हुआ, तो उनको 2 स्टंट डले। क्या ये नॉर्मली 2 स्टंट ही चलते हैं या ये नस फटने के कारण से 2 स्टंट डले? कृपया दोनों बातें बताएं। देखिए, पहली बात जो आपने पूछी है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या फर्क है। तो हार्ट अटैक जो है एक इमीडिएट चीज है या इमरजेंसी है जिसमें कि हार्ट की, देखिए मजेदार बात यह है कि हार्ट सारा ब्लड उसके अंदर होता है और हार्ट उसको पंप करता है पूरे शरीर में, लेकिन मजेदार बात यह है कि हार्ट उस ब्लड को अपने लिए नहीं यूज कर सकता और अपने लिए उसको स्पेशल मिलना चाहिए जिसको कि हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो जो हार्ट का जो पूरा न्यूट्रिशन है वो कोरोनरी आर्टरी से होता है और उसके अंदर जो ब्लड भरा पड़ा है वो यूज नहीं कर सकता है उसको। तो जब वो नसें जो हार्ट को सप्लाई करती है अगर उसमें ब्लॉक आ जाता है सडन और ब्लॉक हो जाता है तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक होने से या किसी और वजह से नतीजा ये हो सकता है कि हार्ट की मांसपेशी को ब्लड नहीं जाता तो वो जो होती है कमजोर हो जाती है, बाद में डेड भी हो जाती है। तो जब ज्यादा मांसपेशी कमजोर या डेड हो जाती है तो हार्ट अपना काम पंप जैसा नहीं कर पाता। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हार्ट जो होता है क्योंकि अपना काम नहीं कर पाता तो हार्ट फेल हो जाता है, उस चीज को कहते हैं हार्ट फेल। तो वो ज्यादातर एक जैसा मैंने बताया थोड़ी क्रॉनिक चीज है, मतलब लंबे समय में डेवलप होती है हार्ट फेलियर। हालांकि वो इमीडिएट भी डेवलप हो सकती है अगर बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन हार्ट अटैक है नस का ब्लॉकेज और हार्ट फेल है जो हार्ट की मांसपेशी है जो उसका काम है पंप करना, वो अगर किसी वजह से ना कर पाए। तो ये तो हो गया डिफरेंस, आप मेरे हिसाब से समझ गए। दूसरा सवाल जो था आपका कि कोई प्रोसीजर के लिए ले गए ब्लड प्रेशर की वजह से और प्रोसीजर करते टाइम एक स्टेंट डाला लेकिन नस फट गई तो 2 स्टेंट डालने पड़े। तो देखिए जो भी एंजियोप्लास्टी जो होती है या कोई और बाईपास सर्जरी भी होती है, ये सारी चीजें इसमें होती है कि इनमें चांसेस ज्यादा होता है कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन थोड़े बहुत रिस्क इन प्रोसीजर में भी होते हैं। और कोई तरह का ये भी हो सकता है जैसे कि नस में फटने का रिस्क होता है, नस जो है वो सडनली ब्लॉक होने का भी रिस्क होता है और भी कई तरह के रिस्क होते हैं। तो ये नॉन रिस्क है जो भी प्रोसीजर पे है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन डेवलप भी होती है तो उनको इजीली मैनेज किया जा सकता है थोड़े से, और जैसे स्टेंट डाल के आपके केस में मैनेज हो गया। ये मैं कहूँगा कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है और प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो गया तो जान बच गई। अगर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो जान का भी लाले पड़ सकता था। जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आपका प्रोग्राम हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें तरह तरह के डॉक्टर साहब आते हैं, हमको जानकारियां बढ़ती हैं। हम आज बहुत एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि हर एक बीमारी से, परेशानी से हम लोगों को मतलब हिफाजत रहे, महफूज रहें, तो इसके लिए हमको अपने जीवन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है बीमारी हम लोगों को पकड़ ही ना पाए, कि ताकि ये डॉक्टर साहब की जरूरत पड़े कभी भविष्य में। जी डॉक्टर साहब। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि रिलेटेड होती है। एक होती है जो कि किसी कीटाणु की वजह से होती है, और कीटाणु जो आते हैं वो 3 जगह से आ सकते हैं। या तो हवा से आ सकते हैं, जैसे कि कोविड में आते हैं, या फिर जो है आप खान पान लेते हैं, मतलब जो है डाइट रिलेटेड या फूड रिलेटेड हो सकते हैं, या पेट से संबंधित इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। और तीसरा जो तरह का इन्फेक्शन या प्रॉब्लम होती है वो है किसी कीड़े के काटने से हो सकती है, मच्छर हो सकता है या कोई और कीड़ा भी हो सकता है। तो इन 3 तरफ से ही जो है इन्फेक्शस बीमारी आती है। तो अगर आप इन तीनों चीज में प्रिकॉशन रखें, जैसे कि कोविड में हम रखते हैं ये छींकने का और मास्क वगैरह लगा के रखते हैं, ऐसे ही अगर हम खाना जो भी खाएं उसको प्रॉपरली उसको हीट करके और प्रॉपरली धो के साफ करके खाएं। और बाकी ये है कि मच्छर या जो और ऐसी चीजें जो उनसे अपना बचाव करें, तो इन्फेक्शियस बीमारियां तो नहीं होंगी। अब दूसरी तरह की जो बीमारी होती है उनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल बीमारी, जिसमें कि अपनी कैसी रहन सहन है, चल चलाव है, उस पर बीमारियां हो सकती हैं। वो बीमारी हो सकती है हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्रेन की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, इवन कैंसर हो सकती है। तो इनका जो निवारण है वो प्रॉपर डाइट चाहिए कि आप प्रॉपर डाइट खाएं, जिसमें कि आप ध्यान रखिए कि जो ज्यादा तली हुई चीजें ना हो, बहुत ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट ना हो, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे ताकि वेट ना बढ़े और आपकी एक्टिविटी बनी रहे। ये बाकी अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसे कंट्रोल करें, शुगर है तो उसको का ट्रीटमेंट करें प्रॉपर, और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, किसी भी हालत में ना करें। और ये सब चीजों को अगर आप, और स्ट्रेस कम करें, अगर इन सब चीजों का ध्यान रखें तो फिर सारी तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां जो है काफी कम हो जाएंगी। बल्कि ये देखा गया है कि जिसको कोई बीमारी नहीं है आज, अगर वो भी ये सब चीजों का ध्यान रखे कि अपना प्रॉपर वेट रखे, अपना प्रॉपर खान पीन रखे, अपना एक्सरसाइज ठीक रखे, तो उसकी 10 साल तक उम्र बढ़ सकती है, ऐसा बताया गया। राजधानी दिल्ली से वेद प्रकाश जी जुड़ गए हैं। वेद जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ वेद प्रकाश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये था कि इस वायरस के बारे में बोलते हैं कि सर 5000 साल पुराने वायरस था ये। जब भी किसी चीज की तादाद बढ़ती है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स की, जानवर की, ये उनको हटाने के लिए ये दोबारा आता पृथ्वी। क्या ये सही है गलत? जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस तरह की बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां चलती रहती हैं, और वायरस जो था ये जूनोटिक है, मतलब एनिमल से में ये वायरस था, पाया गया था, और एबनॉर्मली ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो गया। तो अब 5000 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन ये एनिमल वायरस था। और लेकिन जैसे आपको पता ही, आपने सुना होगा कि बैट्स में था ये वायरस, बैट वायरस था। तो चाइना में जो केव सीन में बैट्स है उनमें से था, और किसी वजह से ये अब ह्यूमन बीइंग में भी आ गया, मतलब हमारे इंसान में भी आ गया। तो ये तरह की चीजें हो जाती हैं, कभी कभी नॉर्मली भी हो जाती हैं और कभी कभार, और जब ऐसा होता है तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बल्कि ये देखा गया है कि आप हर 100 साल में एक बार इस तरह का कोई वायरस आता है। आज से 100 साल पहले जैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, और उसमें भी बहुत डेथ करी थी और काफी लोग मरे थे, और उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ हुई थी इन्फ्लुएंजा की वजह से। अब धीरे धीरे इन्फ्लुएंजा की फ्लू जिसको हम कहते हैं, अब वो हमारे रोजमर्रा में आ गया है। ऐसे ही इस सेंचुरी में कोविड वायरस आया है, और अब ऐसा लग रहा है थोड़े समय के साथ में तो वो भी हमारे दिनचर्या का पार्ट हो जाएगा। तो ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये कम करने के लिए आया है या वो सब, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि कोई नया वायरस आ सकता है और वो पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। उत्तर प्रदेश के लोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं नियमित श्रोता मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि छोटे बच्चे को जो दिल में सुराख हो जाता है, क्या वो बड़ा होने पर अपने आप भर भी जाता है?
देखिए, सुराख जो होता है ना, वो 2-3 जगह पे होता है हार्ट में। जैसे कि एक होता है कि हम कहते हैं एट्रिया, उसके बीच का सुराग होता है तो उसको कहते हैं एएसडी। एक होता है 2 वेंट्रिकल होते हैं, उनके बीच का जो सुराग होता है उसको कहते हैं वीएसडी। ऐसे ही जो नसों के बीच में सुराग अगर डेवलप हो जाता है तो उसको कहते हैं पीडी। तो कुछ सुराग ऐसे हैं जो कि एज के साथ भर जाते हैं। स्पेशली पीटीए जो है बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी उम्र में। वीएसडी भी काफी कुछ दिखता है, वीएसडी भी काफी कुछ बंद हो सकता है, लेकिन कुछ सुराग है जो कि एज की वजह से वो आसानी से बंद नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि कौन से सुराग से प्रॉब्लम हो रही। कुछ सुराग बंद हो सकते, कुछ नहीं बंद हो सकते। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अपने हार्ट से, जो हृदय से रिलेटेड है सर। सर, ये जो शादियों में या पार्टियों में जो डीजे बजाया जाता है, जो नियमों का पालन नहीं करते ये लोग, कुछ मतलब कितने डिसिबल में इन्होंने बजाना चाहिए, और जो डांस करते करते जो गिर जाते हैं और उनकी सडनली डेथ भी होती है, तो क्या एक मतलब जिसको कोई हृदय से कोई मतलब रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, क्या उनको भी इससे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है? समझो जिसको प्रॉब्लम है वो ऐसे जगह पे जाता है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, संक्षेप में, समय बहुत कम है। देखिए, जो ये अब मेरे ख्याल से जो केके के साथ में प्रॉब्लम हुई थी उसको आप कोरिलेट कर रहे हैं, तो बात ये होती है कि देखिए, हर चीज का एक एक्सर्शन होता है जो बॉडी ले सकती है। अगर आप उस एक्सर्शन के लेवल को क्रॉस करें तो जिस जगह पे वो क्रॉस हो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हार्ट का लोड को ओवरलोड कर देंगे और उसके वजह से अगर दिल में शॉर्ट सर्किट डेवलप होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम, समस्या हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। चलते चलते ऐसे लोगों को संक्षेप में क्या संदेश देंगे जो कार्यालयों में लंबे समय तक 7-8 घंटे बैठकर काम करते हैं, वो अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रखें? देखिए, ये अच्छा आइडिया नहीं है कि कार्यालय में लगातार अगर 8 घंटे बैठ रहे हैं, बीच बीच में आधे घंटे, मतलब 2 घंटे में, 1 घंटे में एक बार उठ के थोड़ा टहलना चाहिए आसपास और फिर जाके बैठे। हार्ट से ज्यादा उसमें जो है हड्डी की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। तो हार्ट की तो हो ही सकती है, लेकिन मेन उससे भी ज्यादा जल्दी जो है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। और अगर आप एक चीज को कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आई स्ट्रेन हो जाएगा, आंख कमजोर हो जाएगी। तो बड़ी तरह की जो है प्रॉब्लम होंगी अगर कोई आदमी इस तरह की दिनचर्या रखता है। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर संदीप मिश्र बता रहे थे कि भारत में कोरोना के मामले नए सिरे से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी हो गई है। सतर्कता 2 स्तरों पर है। पहला, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, और दूसरा, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो जरूर लीजिए। अगर आपने वैक्सीन ले ली है और प्रिकॉशन डोज के लिए आप एलिजिबल हैं तो अपना प्रिकॉशन डोज भी जरूर लीजिए। इस तरह की सोच मत रखिए कि हमने वैक्सीन की 2 डोज ले ली है तो तीसरी की जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए कि मास्क लगाना अब भी अनिवार्य है, और खुद भी जहां जाइए मास्क अवश्य लगाइए। संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।